हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। आपको याद होगा कुछ समय पहले भारत में ऐसी स्थितियां देखने को हमें मिल रही थी कि भारत में ऊर्जा संकट बनता हुआ जा रहा है, यानी विद्युत की उपलब्धता में गिरावट की बात कही जाने लगी थी। इसके अलावा जो कोयला की उपलब्धता है उसमें भी गिरावट आ गई थी और ऐसा कहा जाने लगा था कि भारत में कुछ ही समय के लिए शायद कोयले की आपूर्ति रह सकती है। इसकी वजह से एक बड़ी खबर बनती हुई हमें दिखी थी। तो इस खबर को लेकर के जब आगे बातचीत की गई तो इसमें एक सवाल ये भी उठा कि यदि ऐसी स्थिति भारत के संबंध में बनी है तो जो भी विभिन्न मंत्रालय थे इससे संबंधित, कोयला मंत्रालय हो या पेट्रोलियम मंत्रालय हो, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं, इसके लिए कौन सा मंत्रालय इस उपलब्धता के लिए, कोयले की मौजूदगी के लिए जिम्मेदार रहा। तो इसी वजह से एक सवाल उठा कि क्या आने वाले समय में भारत को एक तरह से ऊर्जा मंत्रालय की ज़रूरत है, हमें ऊर्जा शब्द का उपयोग एक मंत्रालय के नाम के साथ करना चाहिए। तो ऐसे ही सवालों को आज का हमारा टॉपिक डील करेगा। तो इसमें जो कोयले की उपलब्धता को लेकर के सवाल खड़े हुए थे, विद्युत संकट की बात आई थी, ऊर्जा संकट की बात आई थी, उसी के आप नेक्स्ट स्टेप के रूप में इस टॉपिक को समझेंगे। यदि आपने इससे पहले इन न्यूज़ प्रोग्राम नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। जो आज का हमारा डिस्कशन है वह है भारत को ऊर्जा मंत्रालय की आवश्यकता क्यों। तो इसके डायमेंशन देख लेते हैं ताकि आगे बात कर सकें। अभी जो न्यूज़ है हम उसको देखेंगे और बैकग्राउंड की बात करेंगे कि इस न्यूज़ तक, इस खबर तक हम कैसे पहुँचे और किस तरह से जो भी समस्याएं सामने आ रही थी। ऊर्जा मंत्रालय की ज़रूरत क्यों पर भी बात करेंगे। ऊर्जा मंत्रालय बना करके क्या लाभ होगा, इसको बनाने की बात क्यों कह रहे हैं कई सारे विशेषज्ञ, नीति निर्माता, इससे क्या लाभ हो सकते हैं और किस तरीके से इस मंत्रालय का गठन किया जाए, कानून के जरिए, किसी अन्य विभाग के जरिए, उसके लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। क्या निष्कर्ष हो सकता है और एक सवाल जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि यह विषय पॉलिसी मेकिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 2 से शामिल कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में। इसके अलावा जीएस पेपर 3 में भी पार्शियली रूप से इसको शामिल किया जा सकता है। न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ है वाई इंडिया नीड्स अ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं हम। जैसा कि पिछले महीने हमने बात की कि देश में कोयला संकट की स्थितियां बन रही थी, कोयला खत्म होने वाला था, ऐसी बातें भी आ रही थी कि पता नहीं किस जगह पर कितने दिन बिजली रहेगी। आपने भी सुना होगा, कई लोग डर भी गए होंगे, कोई बात नहीं। तो इसमें जो बात निकल करके आई उसमें संबंधित मंत्रालयों की चूक, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो भी इससे संबंधित मंत्रालय रहे, चाहे वह कोयला मंत्रालय हो, विद्युत मंत्रालय हो, पेट्रोलियम मंत्रालय हो, इन सभी की मिलीजुली चूक हमें देखने को मिलती है। और अंत में देखा गया कि जो भी समस्या थी उसके लिए किसी दूसरे पर दोषारोपण देखने को मिला। ठीक है, अब जैसे कोयला मंत्रालय है, इसके तहत कहा गया कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है उस पर निगरानी करना, उसकी देखरेख करना, उसका मैनेजमेंट करना, कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, कितना कोयला हमारे पास है, कितना कोयले की हमें ज़रूरत है, कहाँ से उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कोयला मंत्रालय के से संबंधित जो भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पद थे उनमें भी वैकेंसियाँ खाली रह गई, पद खाली रह गए। तो इनकी समस्या यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन कोयला मंत्रालय से फिर कह दिया गया कि विद्युत मंत्रालय की भी इसमें दिक्कत है। विद्युत मंत्रालय में कोयले का जो स्टोरेज है, जब वह न्यूनतम हो गया, न्यूनतम आवश्यकता से कम हो गया, तो इन्होंने उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल हुआ। जब सवाल ये हुआ तो इसके जवाब में ऐसी बातें निकल करके आई कि विद्युत मंत्रालय के लिए जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको बहुत सारे सेक्टर्स को सब्सिडी में या उस तरीके से विद्युत कम कीमत पर देने के लिए सरकार का दबाव रहता है। इस आधार पर वे जितना उनको कीमत मिलनी चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं हुई और स्टोरेज में कमी आई, दोबारा उनके पास संसाधन मौजूद नहीं थे। एक तरीके से हमें देखने को मिला कि दोषारोपण एक दूसरे पर किया जा रहा है, इसकी एक पूरी साइकिल बनती जा रही है। इसी आधार पर सवाल ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के रूप में बात की गई ऊर्जा मंत्रालय की। जानते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय क्या कर सकता है, किस तरह से इसको डेवलप करने की बात है। तो जो स्ट्रक्चरल एक कमी देखने को मिली हमें पूरी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, एक पूरे स्ट्रक्चर को लेकर के, उसको दूर करने को लेकर के बात की गई है कि हम एक ऊर्जा मंत्रालय बनाएं। अभी क्योंकि स्थिति ये है कि केंद्र या राज्य सरकार के स्तर पर कोई एक ऐसी बॉडी मौजूद नहीं है जो इन सभी को एक साथ रेगुलेट कर सके। इसके अलावा कोयले का जो वैल्यू चेन है, मूल्य श्रृंखला है, उसका निरीक्षण है कि
किस मंत्रालय ने कितनी बात कही, विद्युत मंत्रालय के पास कितनी आपूर्ति है, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से क्या चीज़ें कही जानी है। तो एक जिम्मेदारी वाली बात है। तो जिम्मेदारी तय करने की यहाँ पर स्थिति बन रही है कि एक यदि ऐसा मंत्रालय होगा जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय कर सकेगा, यानी मान लीजिए पेट्रोलियम मंत्रालय है, यहाँ पर हम बात करें रिन्यूएबल है, हमारे पास कोल मिनिस्ट्री है, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर है यानी विद्युत पेट्रोलियम, लेकिन इनके बीच में आपस में सामंजस्य को लेकर के कई सारे लूप होल्स या गैप दिखाई देते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी तरह हैं, बनी रहें, लेकिन एक तरीके से इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन और जो भी दिक्कतें आती हैं उनको डील कर सके। तो इस तरह से इसकी संकल्पना पेश की गई है। इसके अलावा भारत में जो ऊर्जा का जो पूरा स्ट्रक्चर है और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वे भी बनी हुई हैं। तो भारत ऐसा अकेला देश तो है नहीं जिसके पास पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं, पूरे विश्व में है, तो भारत भी उससे अछूता नहीं है, इसलिए भारत में भी है। खासतौर से भारत जो जीवाश्म ईंधन और कोयले का उपयोग करता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसके अलावा स्पष्ट ऊर्जा रणनीति की हमें ज़रूरत है। तो एक ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ऐसी पॉलिसीज़ पर ध्यान दे जो इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे, ठीक है। इसके अलावा जो एनर्जी, खासतौर से ऊर्जा शब्द है, उसको राजनीतिक या प्रशासनिक शब्दावली का हिस्सा बनाने की बात कही गई है। हालांकि वैसे तो शब्दावली में शामिल है, लेकिन उसको अलग से एक औपचारिक रूप देना। हम कई सारे मंत्रालयों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय नाम से ऐसा कोई जिक्र नहीं देखने को मिला। तो शब्द का भी एक प्रभाव होता है। तो अगर ऊर्जा मंत्रालय नाम से कोई मंत्रालय होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें ये बात निहित होगी कि यह मंत्रालय विशेष रूप से ऊर्जा की उपलब्धता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया गया है और उसको ही डील करेगा। सुझाव क्या दिए गए हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे। तो कुछ सुझाव आए हैं। उसमें पहली बात कही गई है कि एक कानून का निर्माण किया जा सकता है ताकि एक मंत्रालय को विशेष रूप से उसकी शक्तियां और सारी जिम्मेदारियां दी जा सकें। जैसे ऊर्जा उत्तरदायित्व और सुरक्षा अधिनियम, ऐसा एक अधिनियम सरकार लेकर के आ सकती है जिसमें जिम्मेदारियों को तय किया जाए, उत्तरदायित्व को तय किया जाए। इसके तहत एक इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया जा सकता है। एक नया संरचनात्मक स्वरूप बनाया जा सकता है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्रालय नाम से एक हमें मंत्रालय का भी गठन करना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। जो इसके पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो रूल्स बनाए जाएंगे, उनको मापने योग्य होना चाहिए। मापने योग्य का मतलब ऐसे रूल्स बनाए जाएं जिसके आधार पर जिम्मेदारियों को तय किया जा सके। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें, स्वतंत्रता हासिल कर सकें, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़ सके, ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाएं ताकि हम कोयले और जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को धीरे धीरे रिड्यूस कर सकें, धीरे धीरे कम कर सकें, तभी हम दूसरी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो जो पॉलिसी मेकिंग है उसको लेकर के। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी भारत की जनता के लिए, भारत के लोगों के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन एनर्जी, इन सभी सेक्टर्स पर फोकस करना। हमारा एक बहुत बड़ा ऊर्जा का जो भंडार है, ऊर्जा की आवश्यकता की जो पूर्ति है, वह आयात के जरिए होती है। खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के, कोयले की भी उपलब्धता को लेकर के हमारे पास अक्सर संकट बना रहता है। एक ऐसा मंत्रालय होगा तो उससे हमें लाभ मिलेंगे। इसके अलावा कानून के तहत मंत्रालय तो बनाया जा सकता है, एक सुझाव ये है। एक और सुझाव दिया गया है, उसके तहत कहा गया है कि पीएमओ के तहत एक कार्यकारी विभाग बना दिया जाए जो पीएमओ के अंतर्गत आए और इस विभाग को एक तरीके से राज्य मंत्री के स्तर का एक कोई मंत्री इसको संभाले। और इसके तहत ऊर्जा संसाधन, सुरक्षा और स्थिरता विभाग, इस तरह से इसको एक नाम दिया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सामंजस्य बनाएगा यदि आवश्यकता पड़े, और ऊर्जा से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उनको देखेगा। मुद्दों को देखने के साथ जो भी इस तरह की चुनौतियां होंगी, जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे, जो भी शिकायतें आएंगी, उनके निवारण के लिए एक तरीके से लोकपाल की भूमिका भी निभाएगा, यानी रेगुलेशन करेगा। एक रेगुलेटरी जो ओम्बड्समैन की बात है, नियामक लोकपाल की बात है, उसको भी पूरा करेगा। साथ ही ऐसे इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी पर जोर देगा ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ सकें। हमने देखा ही है कि बहुत सारे ऐसे आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे COP26 की हो या फिर पेरिस जलवायु समझौता, हमें बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
इसलिए यह कदम भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो इससे हमें केंद्रीकृत और जल्दी यानी शीघ्र निर्णय देखने को मिलेंगे। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने के जो मामले बनते हैं अक्सर सरकारी मशीनरी में, सरकारी अधिकारियों में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच, उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक जिम्मेदारी तय होगी कि इस मंत्रालय का कार्य ही है इन सभी के बीच में इस बात को देखना कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो भी फंड की बात है, फिनेंस की बात है, उसका भी समायोजन होगा। पारदर्शिता देखने को मिलेगी कि जब जिम्मेदारी तय होगी उनसे लिखित में मांगा जाएगा, लिखित में आदेश जाएंगे, तो उनको पता होगा कि हमें क्या काम करना होगा। इसका एक और प्रभाव पड़ेगा निवेश पर। हम हमेशा भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, ऐसे में जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको भी ईज़ करना यानी उनको भी आसान करना इसी का एक हिस्सा है। अगर हम ऐसी स्पष्ट नीतियों को बना देंगे कि जिम्मेदारी किसकी क्या है, किस मंत्रालय के तहत क्या कार्य होना है, तो इसका इम्पैक्ट निवेश पर पड़ेगा। खासतौर से जैसे रिलायंस ने अगले 10 साल में $10 बिलियन निवेश की बात कही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर। अडानी ने भी बात कही है, अडानी ग्रुप ने $70 बिलियन की। तो इस निवेश को कैसे हम करवा सकें, ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएं ताकि इस निवेश को करने में निवेशक को भी परेशानी ना हो। टाटा ग्रुप्स हो गया या हम कुछ और भी ग्रुप्स की बात कर लें, तो ये सभी ग्रुप्स भारत में निवेश कर सकें, या फिर बाहर के भी यदि कोई समूह आकर के निवेश करना चाहे तो उसको आसानी रहे। अब बात करें अगर निष्कर्ष की, तो क्लाइमेट चेंज इस वक्त विश्व के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको एड्रेस किया जा रहा है। तो भारत की भी उसके साथ साथ अन्य देशों के साथ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में भारत के सामने अगर कोयला संकट जैसी समस्याएं बनी रहेंगी तो भारत अपनी जो प्रतिबद्धताएं हैं, जो भी भारत ने जिम्मेदारियां ली हैं, उनको पूरा करने में समय पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नीतिगत स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है ताकि भारत अपनी जिम्मेदारी को सही समय पर पूरा कर सके। भारत की जिम्मेदारी विश्व के साथ साथ विश्व के लोगों के लिए होने के साथ साथ देश के नागरिकों और देश के लोगों के लिए भी है। ऐसे में सभी के लिए दूर दराज के गांवों तक भी विद्युत की उपलब्धता तभी होगी जब हमारे पास संसाधन मौजूद होंगे और नीतिगत स्पष्टता बनी रहेगी, पॉलिसीज़ क्लियर होंगी कि किस तक क्या चीज़ पहुंचानी है, कितना हमारे पास भंडार बचा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये संकल्पना सही भी दिखाई देती है। यदि सरकार इस पर विचार करेगी, यदि ऐसी कोई बात समझ में आती है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर लगता है कि जो रेगुलेट कर सके सभी चीज़ों को, तो इस पर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आज जो सवाल बन सकता है उसको देख लेते हैं। सवाल है, भारत में बढ़ते ऊर्जा संकट के कारणों पर चर्चा कीजिए। क्या अब समय आ गया है कि ऊर्जा के बेहतर समन्वय के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए? तो मंत्रालय बनाने के लिए आपको विश्लेषण करना है। आप बता सकते हैं कि जो भी चुनौतियां हमने फेस की उसके आधार पर यदि जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि क्यों ऐसी समस्या आ रही है, वो चाहे सरकारी कंपनियां हो, PSUs हो, या फिर कोई निजी कंपनी हो। आप देख सकते हैं कि निजी कंपनियों में भी कार्य कुशलता इसलिए बेहतर दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पर जिम्मेदारी तय करने की बात होती है। लेकिन सरकार के जो कंपनियां या सरकारी एजेंसीज की जब बात आती है, ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है, तब हमें ऐसा अक्सर फेल्योर देखने को मिलता है कि आपसी सामंजस्य नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई मोटिवेशन दिखाई नहीं देता। ऐसे में एक रेगुलेटरी बॉडी या विनियामक या नियामक संस्था बनाया जाना बहुत ज़रूरी होगा। इस आधार पर आप इस उत्तर को फ्रेम कीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।